सही है। खैर, तो मैं रिकॉर्डिंग में भी ये बात कह दूं कि भाई मेरा पिछला व्हाट्सएप पता नहीं क्यों ब्लॉक हो गया है। 0360008242, ये मेरा जो नंबर है, टेम्परेरीली मैंने इस पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है। आप सब अपने कंप्लीट नाम के साथ इस पर मैसेज भी एक बार मुझे कर देना, ठीक है। बाकी दुआ करना कि भाई ये अनब्लॉक हो जाए, ठीक है। और ये वाला नंबर अभी मैं एज ऑफ नाउ यूज कर रहा हूँ। जब तक अनब्लॉक नहीं होता तब तक दुआ यही है कि जल्दी से अनब्लॉक हो जाए। 6-8 घंटे बाद दोबारा ट्राई करूंगा। एक ईमेल तो करी है मैंने व्हाट्सएप वालों को। अच्छा, हाँ, इसी नंबर पे थैंक यू बता देना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन 31 करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुड लिमिटेड। व्हाट इज द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। अच्छा, कल हमने जो है ना वो 1.41 से 50 करे थे ना, तो मैं आज 31 से 40 करवा देता हूँ, ठीक है। पिछले 10 जो हमने नहीं करे हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुड लिमिटेड। व्हाट इज द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का टोटल पूछ रहा है, तो 20,000 रुपए हमारे क्रेडिटर्स हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 18,000 रुपए है। लोन गिवन टू एन एम्प्लॉय, किसी को मैंने लोन दिया हुआ है, ठीक है, 30,000 वो भी है। और बिल्स पेएबल यानी कि छोटे मोटे कोई पेएबल का अमाउंट है, कोई पेमेंट करनी है, कोई एक और लायबिलिटी है, तो ये सारी लायबिलिटीज होंगी। डेटर्स इंक्लूडेड नहीं होगा। डेटर्स क्यों इंक्लूडेड नहीं होगा? डेटर्स इंक्लूडेड, अच्छा एक मिनट, हाँ, लोन गिवन टू एम्प्लॉय भी इंक्लूडेड नहीं होगा। लोन गिवन टू एम्प्लॉय इसलिए इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि मैंने किसी को लोन दिया है। मैंने किसी को लोन दिया है। अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो वो मेरा एसेट है। जब मैं लोन देता हूं तो डबल एंट्री पास होती है, एडवांसेस या लोन टू एम्प्लॉय डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, वो एसेट होता है। अगर मैंने किसी से लोन लिया हुआ होता तो वो लायबिलिटी में आता। तो मेरा आंसर 48,000 होगा, ठीक है। 32 देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। नंबर वन, मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड अदर आइटम्स ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर की जो है वो रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग को मेंटेन करना। टू, रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बिल्कुल दोनों चीजें आ जाती हैं, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। आसान से एमसीक्यू था। थर्ड है, ओनर विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, ओनर ने अपने पर्सनल, अपने जाती, अपने घर के इस्तेमाल के लिए कैश को विथड्रॉ करा। जब ऐसा होगा तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इस चीज को आपको बताता है। कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, गोइंग कंसर्न, इसका हैंड आउट मौजूद है लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग करते हो तो आप एज्यूम करते हो वो फोर्सेबल फ्यूचर के लिए, वो हमेशा के लिए चलती रहेगी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि बिजनेस का हिसाब और ओनर का अपना हिसाब दोनों सेपरेट रखे जाते हैं। तो अगर बिजनेस से पैसे ओनर निकाल रहा है और वो ड्राइंग्स कर रहा है तो उसको एज अ ड्राइंग्स बिजनेस शो करेगा, और ओनर जो है वो अपने घर ले जाएगा ये पैसे, वो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि आपके एसेट्स जो है वो ओवर स्टेटेड ना हो और आपकी लायबिलिटीज अंडर स्टेटेड ना होनी चाहिए। अगर कोई आने वाला लॉस है तो उसको टाइम पे बुक कर लें। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्रूअल से मिलता जुलता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पेमेंट या रिसिप्ट ऑफ कैश मैटर नहीं करता, यानी कि आपने पैसा कब दिया या पैसा कब मिला ये मैटर नहीं करता, बल्कि कब कोई इवेंट हुआ या उससे रेलेवेंट एक्सपेंस और उसके रेवेन्यूज को मैच करना चाहिए। मिसाल के तौर पर लेट से जिन बच्चों ने डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा है, हमने कोई एसेट परचेज करा तो हम उसको एक्सपेंसेस में नहीं बुक करते, बल्कि हम उसकी डेप्रिसिएशन को ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ एक्सपेंसेस में बुक करते हैं, जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर ये वाला एमसीक्यू जो है इसका आंसर होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि ओनर के घर का हिसाब किताब बिजनेस से बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है, ठीक है जी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है किसी नॉन करेंट एसेट का खरीदना, किसी नॉन करेंट एसेट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना, बेहतर करना। तो पहले है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज कर रहा हूं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
improvement in property, plant and equipment which enhances the profit earning capacity of assets. अगेन मैं अगर अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को या नॉन करंट एसेट को या उसकी कैपेसिटी को उसकी गुंजाइश को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रहा हूं तो वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। मैं एक ऐसा खर्चा कर रहा हूं जिससे एसेट की सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी। एडिशंस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रनिंग एंड ऑनगोइंग कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मिसाल के तौर पर गाड़ी खरीद लेना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं ताकि वो डेली बेसिस पर ऑपरेट कर सके, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है। तो 34 का आंसर डी होगा। 35 कैपिटल ऑफ भाई भाई एसोसिएट्स BBA was 250,000. Which of the following is correct representation in the statement of financial position? अच्छा, कैपिटल 2.5 लाख दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि एसेट और लायबिलिटीज कितने होंगे। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। इस हिसाब से कैपिटल जो होता है वो एसेट माइनस लायबिलिटी होता है। अब आपके पास डेट से पहली पोजीशन है, उसमें एसेट्स 2,40,000 है, लायबिलिटीज 10,000 है, तो कैपिटल 230 बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सी सही आंसर होगा। सी में आपके एसेट्स 2,75,000 रुपए हैं और आपकी लायबिलिटीज है वो 25,000 रुपए है, तो नेट करेंगे तो 2.5 लाख बनेगा। ठीक है जी, सी सही आंसर होगा। 36 which of the following statement best describes the concept of equity? इक्विटी की क्या बेहतरीन डेफिनेशन है। प्राइमरी राइट ऑफ ओनर ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, रेजिडुअल राइट ऑफ ओनर्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा, जो सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट इक्विटी को डिस्क्राइब करता है ना वो बी है, यानी कि रेजिडुअल बचा हुआ राइट ऑफ ओनर्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि लेट से एक बिजनेस डिसॉल्व है और उसके एसेट्स ने 700 रुपए कमा कर दिए, यानी कि एक बिजनेस बंद हो रहा है, एक बिजनेस बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, एक बिजनेस बंद हो रहा है, एक डिसॉल्व हो रहा है बिजनेस। उसके जितने भी एसेट्स है, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, उन सारी चीजों को बेच बेच कर जो टोटल पैसा मिला वो 700 है। और जो लायबिलिटीज है जिन जो उधार थे लोगों के वो इससे पे करेगा और वो 200 रुपए थे। अब जो बच गया ना, जो बच गया, जो 500 रुपए बच गया वो इक्विटी कहलाएगा, वो ओनर को मिलेगा, वो कैपिटल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा सर, डी क्यों नहीं है? इक्विटी रेफर्स टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू अ बिजनेस। मैं जरा इसको क्लियर कर दूं। देखिए, कैपिटल इंप्लॉयड की टर्म का मतलब होता है इक्विटी, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। ये कुछ टाइम बाद आप पढ़ोगे अपने पेपर्स में। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि सारा पैसा जिस से बिजनेस चल रहा है। मिसाल के तौर पर लेट से आप बिजनेस चलाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया है 5 साल का, 500 रुपए का, और आपने खुद पैसे इन्वेस्ट करे हैं, आपने खुद पैसे इन्वेस्ट करे 300 रुपए, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना वो 800 कहलाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए डी नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी सेम चीज नहीं होती है। अगर वो बोलता है ना इक्विटी रेफर्स टू कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, तो फिर तो सही होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 37 टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 250,000 एंड करंट एसेट्स आर 25% ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अच्छा जी, टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है? टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है? टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स भी आते हैं, टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स भी आते हैं और करंट एसेट्स भी आते हैं। टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स भी आते हैं और करंट एसेट्स भी आते हैं। टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 250,000 रुपीज। एक बिजनेस के टोटल एसेट्स 250,000 रुपीज हैं एंड नॉन करंट एंड करंट एसेट्स आर 25% ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, आप एज्यूम कर लो नॉन करंट एसेट्स एक्स है, आप एज्यूम कर लो कि नॉन करंट एसेट्स एक्स है, तो करंट एसेट्स कितने होंगे बताओ? देखिए, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स होता है, ये तो हम सब मानते हैं। टोटल एसेट्स 2.5 लाख रुपए दिए हुए हैं। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि मेरे नॉन करंट एसेट्स जो है वो एक्स है, तो सवाल एक लिखा हुआ है टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 250,000, टोटल एसेट्स के नीचे 2.5 लाख लिख दिया, एंड करंट एसेट्स आर 25% ऑफ नॉन करंट एसेट्स। जो आपके करंट एसेट्स है वो नॉन करंट एसेट्स का 25% है। अब नॉन करंट एसेट्स अगर हम एक्स एज्यूम करते हैं तो मेरे करंट एसेट्स कितने होंगे? 25% एक्स होंगे, हाँ या नहीं? टोटल एसेट्स इज
total assets of business are 250,000 and current assets are 25% of non-current assets. अगर non-current assets में x assume करता हूं तो current assets 25% of x होंगे. Agreed? सही कह रहा हूं? If the liabilities of business are 100,000, अच्छा इसको जरा छोड़ते हैं. पहले बताएं, ये समझ में आ गया कि टोटल एसेट्स 2.5 लाख है, नॉन करंट एसेट्स x एज्यूम किया तो करंट एसेट्स 25% ऑफ x होगा. अच्छा, इस हिसाब से 2.5 लाख इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 1.25x. क्लियर? x प्लस 25% ऑफ x 1.25 बनता है. तो x कितना आएगा पहले तो ये बताओ. 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 कितना बनता है? 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 कितना बनता है? ये आपका बन रहा है 2 लाख. इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी के नॉन करंट एसेट्स कितने हैं? कंपनी के नॉन करंट एसेट्स x हैं, यानी कि कंपनी के नॉन करंट एसेट्स 2 लाख हैं. और कंपनी के करंट एसेट्स कितने हैं? कंपनी के करंट एसेट्स कितने हैं? 2 लाख का 25%, 2 लाख का 25%, 2 लाख का 25% कितना बनता है? 50,000 बनता है. बात समझ में आ रही है? ठीक है जी. कंपनी के टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. टोटल एसेट्स 2.5 लाख है, नॉन करंट एसेट्स x है, करंट एसेट्स 25% ऑफ x है. सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 2 लाख. 2 लाख आपके नॉन करंट एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स आपके 50,000 हो गए. फिर लिखा हुआ है the liabilities of the business are 100,000 and equity was 6 times more than its current liabilities. अच्छा, the value of net current assets minus current liabilities shall be. अब बोलते हैं if the liabilities of business are 100,000, बिजनेस की जो लायबिलिटीज है, बिजनेस की जो टोटल लायबिलिटीज है, बिजनेस की जो टोटल लायबिलिटीज है वो 1 लाख है. एंड इक्विटी वाज 6 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लायबिलिटीज. अच्छा, मुझे बताओ पहले तो इक्विटी कितनी होगी? इक्विटी कैसे आ सकती है? इक्विटी आ सकती है टोटल एसेट्स. सुनो गौर से, ऐसे नहीं लिखा कि इक्विटी वाज 6 टाइम इट्स लायबिलिटीज. ये जो टोटल लायबिलिटीज है, ये टोटल लायबिलिटीज है 1 लाख की. टोटल लायबिलिटीज है 1 लाख की. इन टोटल लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज भी होंगी, नॉन करंट लायबिलिटीज भी होंगी. इक्विटी के बारे में क्या लिखता है? इक्विटी वाज 6 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लायबिलिटीज. पहले तो मुझे बताओ इक्विटी कितनी होगी? इक्विटी कैसे आती है? ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज. सवाल के हिसाब से ऑल एसेट्स 2.5 लाख है. सवाल के हिसाब से ऑल एसेट्स 2.5 लाख है. सवाल के हिसाब से ऑल लायबिलिटीज 1 लाख है. सवाल के हिसाब से ऑल एसेट्स 2.5 लाख है. सवाल के हिसाब से ऑल एसेट्स सारे एसेट्स 2.5 लाख है और सारी लायबिलिटीज 1 लाख है. तो सवाल के हिसाब से इक्विटी कितनी होगी? 1.5 लाख होगी. पहली चीज ये याद रखो. देखो क्या लिखा हुआ है, हमने ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स जो कि 2.5 लाख थे उसमें से सारी लायबिलिटीज जो कि 1 लाख की माइनस किया तो 1.5 लाख इक्विटी आती है. अब क्या बोलते हैं? इक्विटी वाज 6 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लायबिलिटीज. 6 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लायबिलिटीज. इक्विटी जो थी वो करंट लायबिलिटी से 6 टाइम्स ज्यादा थी. इक्विटी वाज 6 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लायबिलिटीज. जो इक्विटी की वैल्यू है वो 6 टाइम्स मोर थी अपनी करंट लायबिलिटीज से. अच्छा, अब यहां पर मेरे ख्याल में लिखा हुआ ये होना चाहिए इक्विटी वाज 6 टाइम्स इट्स करंट लायबिलिटीज. ठीक है ना? देखिए दोनों बातों में फर्क है. इक्विटी वाज 6 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लायबिलिटीज का मतलब ये है कि जितनी करंट लायबिलिटी थी उसको 6 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें करंट लायबिलिटीज को ऐड करो तो इक्विटी की वैल्यू आएगी. लेकिन जब मैं आंसर देखता हूं ना तो उसने इसको एज्यूम किया है इक्विटी वाज 6 टाइम्स इट्स करंट लायबिलिटीज. आप एज्यूम करें कि करंट लायबिलिटी जो है ना, आप एज्यूम करें करंट लायबिलिटी x है तो ये सवाल एज्यूम करें कि इक्विटी जो है ना वो 6x है. इक्विटी, इसको लिखना चाहिए इक्विटी वाज 6 टाइम्स इट्स करंट लायबिलिटीज. तो अगर ऐसा है तो 1.5 लाख इज इक्वल्स टू 6x और x की वैल्यू कितनी होगी? 25,000. इसका मतलब करंट लायबिलिटी 25,000 होगी. इसका मतलब करंट लायबिलिटी 25,000 होगी. क्या ये बात समझ में आ रही है? जो करंट लायबिलिटी होगी वो 25,000 होगी. ठीक है जी. अब इसने आपसे क्या पूछा? इससे आपसे ये पूछा कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है?
तो करंट एसेट्स अगर 50,000 है, करंट एसेट्स अगर 50,000 है और करंट लायबिलिटीज अगर 25,000 है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 25,000 है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये आपको जो है वो रिकॉर्डिंग में एक बार जरूर देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग में एक बार जरूर देखना पड़ेगा, बहरहाल देखना फिर आसानी से हो जाएगा। 38. Which of the following is are examples of financial business transactions? Financial business transactions की क्या एग्जाम्पल है? Receipts of loan proceeds, लोन का आना, कैश परचेजेस और रॉ मटेरियल का खरीदना, ऑर्डर प्लेस फॉर परचेज ऑफ मशीन, मशीन परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस करा है, ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, ऑर्डर प्लेस करा है, अभी वो चीज आएगी। गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स की बात कर रहा है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेजिडेंस बाय ओनर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, इसमें बिजनेस की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो रिसिप्ट्स ऑफ लोन, कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ये तीनों बिजनेस से रेलेवेंट चीजें हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं? इसमें से कौन सी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में आती हैं? इसमें से कौन सी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई भी नॉन करंट एसेट को परचेज करने के लिए खर्चा किया हो, नॉन करंट एसेट्स की इंप्रूवमेंट के लिए खर्चा किया हो, इस तरह के खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। पहला बोलते हैं रिपेयर ऑफ व्हीकल, व्हीकल की रिपेयर करी है, व्हीकल की रिपेयर करी है, ठीक है, रिपेयर ऑफ व्हीकल कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑफ व्हीकल, व्हीकल का इंजन रिप्लेस कर दिया, जब हम व्हीकल का इंजन रिप्लेस करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट खर्चा कर रहे होते हैं जिससे उस एसेट की इंप्रूवमेंट होती है, तो ये है। परचेज ऑफ मशीन फॉर प्रोडक्शन यूज इन बिजनेस, मैंने कोई मशीन परचेज करी है और वो मशीन इसलिए परचेज करी है कि मैं अपने प्रोडक्शन में इस्तेमाल करूं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। परचेज ऑफ मशीन फॉर प्रोडक्शन यूज इन बिजनेस। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मशीन, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैं पे कर रहा हूं, साल का इंश्योरेंस का खर्चा पे कर रहा हूं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसलिए क्योंकि वो हर साल मुझे पे करना होगा इंश्योरेंस का अमाउंट, और वो इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो हर साल एक्सपायर होगा और उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा, मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आखिरी वाला आपके पास है बोरोइंग मनी फॉर बिजनेस पर्पसेस बाय ओनर and withdrawal of 50% amount on same day from borrowing amount in business transaction. The effect of on this business transaction on accounting equation shall be, इसका accounting equation पर क्या impact होगा? क्या किया? Borrowing money for business purposes by owner, बिजनेस के पर्पस के लिए बिजनेस के ओनर ने जो है ना वो कुछ पैसे बोरो करे, बैंक अकाउंट डेबिट पर मिसाल ले लो 500 रुपए, और बैंक लोन जो है ना वो क्रेडिट पर मिसाल ले लो 500 रुपए, ठीक है। borrowing money for business purposes by owner and withdrawal of 50% amount on same day from borrowing amount is business transaction। और फिर इसने 50% अमाउंट की जो बोरो किया था अमाउंट, उसका 50% अमाउंट इसने विद्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स कर ली, तो ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट जो बिजनेस का है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। अब बोलते हैं द इफेक्ट ऑन दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन शेल बी इंक्रीज इन एसेट्स, क्या एसेट्स इंक्रीज हो रहा है? देखिए बैंक अकाउंट पर क्या फर्क पड़ रहा, बैंक अकाउंट एक बार 500 से इंक्रीज हुआ और फिर 250 से डिक्रीज भी हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या इंक्रीज इन लायबिलिटी, बिल्कुल बैंक लोन एक लायबिलिटी है, उसमें भी इंक्रीज आया। उसके बाद अच्छा इंक्रीज इसके हिसाब से तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। अगला क्या है? हाँ एक और चीज भी हुई है ना, ड्राइंग्स भी इंक्रीज हुई है। ड्राइंग्स इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ड्राइंग्स के आने का मतलब क्या है? ड्राइंग्स के आने का मतलब ये है कि डिक्रीज इन इक्विटी है, इक्विटी भी डिक्रीज हुई है। ड्राइंग्स का मतलब ये है कि इक्विटी डिक्रीज हुई है और वो हुई है 250 से। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा यार एक कॉल है, मुझे बस 2 मिनट देना, आप लोग उसको जरा देखो, मुझे बस एक कॉल पर बात कर लेने देना।